अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड भी मदफकर में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों की केस के समाअत के दौरान 4 जजेस का एका ना सिर्फ खुल के सामने आ गया बल्कि ये बात भी सामने आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए आइन से इनहिराफ का कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, ऐसा कौन सा मलबा है जो डाला जाएगा एक और आईनी इदारे पर और उसके नतीजे में अगला रास्ता सामने आएगा। जज साहिबान ने आज चाहते हुए या ना चाहते हुए अपने कार्ड्स को शो कर दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद एक जानिब काजी अपनी इस पोजीशन के आइन को किसी भी तौर पर न तोड़ा जा सकता है, न मोड़ा जा सकता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का इख्तियार है कि वो आइन को असर नौ तहरीर करे। तो दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब भी मैदान में मौजूद हैं और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब अपने मौक़िफ़ के सबब तमाम इमरानदारों को ले दे गए हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जजेस में किस नुक्ते पर इत्तफाक और किस नुक्ते पर इख्तलाफ पाया जा रहा है, और सवाल ये भी है कि जजेस ने आइन से इनहिराफ के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया है। सही सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि आज की कार्रवाई के आगाज़ पर ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा साहब के इंतखाबात के लड़ने के लिए जो कागजात नामजदगी थे उसका मामला उठा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब ने जिन कागजात नामजदगी के ऊपर इलेक्शन लड़ा था उसमें उन्होंने अपने आप को बतौर उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डिक्लेयर किया था, और ये ऐलान यकीनी तौर पर इस पूरी की पूरी मुकदमे को एक नया रुख देने का अहल है। क्योंकि अगर वाकईतन ये बात ऐसे ही है जैसे फैसल सिद्दीकी साहब ने कही तो फिर उसके नतीजे में ये बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को उसके अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से और अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ने से रोका। तो फिर यह सवाल अपनी जगह पर मौजूद होगा कि क्यों इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार कहां से आया कि वो किसी भी जमात के रुकन को अपने ही पार्टी के इंतखाबी निशान लड़ने से रोके। लिहाजा जैसे ही फैसल सिद्दीकी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जनाब डॉक्यूमेंट किधर है, वो कागज़ लेके आए जिसके ऊपर आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि हामिद रजा साहब ने अपनी ही जमात के जो कागजात नामजदगी हैं उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब के पास कागजात नामजदगी नहीं थे और उन्होंने कहा कि जनाब आप ये कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन से मंगवाएं। फिर उनसे सवाल हुआ कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने जनाब हामिद रजा साहब के इन कागजात नामजदगी को जो कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से दिए हुए थे उनको नामंजूर किया, और इस हवाले से भी कोई जवाब मौजूद नहीं था। अलबत्ता साहबजादा हामिद रजा साहब के कागजात बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इन कागजात नामजदगी की कॉपियां करा के तमाम जज साहिबान को भिजवाने की कोशिश की। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लेटर हेड का एक अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लेटर हेड का अक्स जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब ने अपने जो कागजात हैं वो NA 104 से बतौर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जमा कराए थे या ये उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार जमा कराए थे। और इसके अंदर ये बात लिखा हुआ है कि डियर सर प्लीज़ टेक नोटिस दैट मिस्टर साहबजादा हामिद रजा सन ऑफ साहबजादा फजल करीम रेजिडेंट ऑफ जंग बाज़ार मोहल्ला आगे फैसलाबाद हैज़ बिन डिक्लेयर्ड as the returned candidate of the National Assembly on NA 104 Faisalabad after contesting the general elections of 2024 as an independent candidate। ठीक है जी, इसके अंदर इस बात को वाज़ेह किया हुआ है और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने ही लेटर हेड के ऊपर ये डॉक्यूमेंट के जनाब मैंने ये इलेक्शन लड़ा था NA 104 से लड़ा था और ये मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर लड़ा था, और ये वो डिक्लेरेशन है जिसके तहत खुद साहबजादा हामिद रजा साहब जो कि इस पार्टी के चेयरमैन थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का ऐलान किया था। तो ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है ना जनाब कि
अगर जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब ने खुद ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं और मैंने अब जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं जीतने के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्ली पहले ली गई थी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सवालिया निशान मौजूद है। इसके साथ साथ एक एफिडेविट है जो कॉन्सेंट फॉर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी, और इसमें भी हामिद रजा साहब इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि वो जो है एक आज़ाद उम्मीदवार थे और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ही इलेक्शन लड़ा। खैर, इसके बाद यही एक इशू है जो मुसलसल ज़ेरे बहस रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दरियाफ्त किया कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। वकील ने जवाब दिया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। कौन रोक रहा था, इसके बारे में उन्होंने कोई जो है ना वो जवाब नहीं दिया। इस पर जो है बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये जब रिकॉर्ड आएगा तब इसके ऊपर बात करेंगे, आप इस मुकदमे को आगे चलाएं। तो फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज़ किया और उनका यह कहना था कि इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट के तहत जारी किया गया है, और फिर उन्होंने कागजात नामजदगी और मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला देते हुए अपने दलाइल का आगाज़ किया। और इसी दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनके जज साहिबान का आपस के अंदर ही एक मुकाबला शुरू हो गया और इस बात पर बहस का आगाज़ हुआ कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 फरवरी का ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दे सकता था या नहीं। और 2 फरवरी के फैसले के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था, जो हुक्मनामा जारी किया था, उसके तहत तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जज साहिबान जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, वो मुसलसल इसी एक बात पर तकरार करते रहे कि जनाब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्मनामा काला दम करार दे दिया जाए या इसको मावराए आइन करार दे दिया जाए तो फिर इसके नतीजे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका लीगल स्टेटस ना सिर्फ बहाल हो जाएगा बल्कि इसी लीगल स्टेटस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली का एक पार्लिमानी पार्टी भी डिक्लेयर किया जा सकता है और फिर इसी प्ली के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी अलॉट की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो जज साहिबान हैं इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उबलाइज करने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसकी आइन के अंदर किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अकेले तने तनहा इस एक नुक्ते के ऊपर बाकी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ बहस मुबासे में मौजूद भी रहे और उनको ये बात बावर कराने की कोशिश करते रहे कि जनाब हम आइन की तरफ से दी जाने वाली पाबंदियों से बाहर नहीं निकल सकते। इसी बहस के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से सवाल किया और साथ साथ उन्होंने मखदूम अली खान साहब को भी मुखातब किया और यह कहा कि मेरा यह सवाल है कि अगर कौमी असम्बली के अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती है, फर्ज करते हैं कि कौमी असम्बली में 100 नशिस्तें हैं, 99 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं और एक नशिस्त कोई भी सियासी पार्टी ABC वो सियासी जमात एक नशिस्त जीत जाती है, तो कौमी असम्बली में मौजूद जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या वो उस एक जमात को मिलेंगी या वो नशिस्तें जो उसका हक है उसके अलावा बाकी तमाम नशिस्तें खाली रखी जाएंगी। तो इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जवाब दिया कि मखसूस नशिस्तें उस एक अकेली जमात के अकेले मुंतखब रुकन को अलॉट की जाएंगी क्योंकि यही आइन की मर्जी और मंशा है। इनफैक्ट वो ये बताना चाह रहे थे, जहां तक मेरी राय है, कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इससे पहले इमरान खान साहब का वजूद नहीं था। जिस वक्त ये दस्तूर पाकिस्तान लिखा जा रहा था इमरान खान साहब उस वक्त क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, थूक लगा के गेंदों को चमका रहे थे। इसके अलावा इमरान खान साहब के पास और कोई क्राइटेरिया नहीं था और जिस वक्त आइन साज आइन तश्कील दे रहे थे उस वक्त भी उनके वहम गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अनोखा लाडला सियासत के मैदान में आएगा जो सियासत को ही खेल बना देगा, सियासत को ही मजाक बना देगा और उसी मजाक के अंदर वो पाकिस्तान के दस्तूर, पाकिस्तान की मुकन्नना, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की फौज हर एक इदारे का मजाक उड़ाएगा। उस वक्त आइन साजों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलेक्शन भी होगा जहां पर
उम्मीदवारान के पास कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा या अपनी पार्टी का सिंबल नहीं होगा। आइन साजों को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी एफिलिएशन अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखी होगी और वो इंतखाब जीतने के बाद जो है वो अपनी पार्टी एफिलिएशन चेंज करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे। और यही ऐसा नुक्ता है जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों के गले में फंदा बन जाएगा। ये एक ऐसा रास्ता निकलेगा इस सारी सिचुएशन के अंदर से जहां पर इन तमाम अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने की गुंजाइश हो जाएगी। और इसी हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा मानी खेज है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस सारी सूरत हाल में इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया कि यह बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या काम करने का इख्तियार है, लेकिन यह बात को हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में अपनी पार्टी एफिलिएशन एक जमात को लिखा, टिकट के लिए दूसरी जमात का जो है वो एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराया और जीतने के बाद आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन लड़ा और जीतने के बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर यानी एक और जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तमाम लोग मेरी नज़र में इनके ऊपर पार्टी टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वालों पर आर्टिकल 63A लागू होगा, यानी इनको ना सिर्फ डी नोटिफाई किया जाएगा बल्कि इनके ऊपर पार्टी वफादारियां तब्दील करने के इल्जाम में रेफरेंस भिजवाकर इनको कौमी असेंबली से गेट आउट भी किया जा सकता है, जिस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि सवाल पहले, इस सवाल तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले हमको ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर सियासी जमातों को आज़ाद करार दिया। इसका मतलब ये है कि इस वक्त यही एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था जिसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के तहत जब उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया तो इन उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। तो जो फाजिल जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, ये मुसलसल इसी एक नुक्ते के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं कि जनाब किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को काला दम करार दिया जाए, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके जरिए यही बात सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यही नोटिफिकेशन फसाद की जड़ है, लिहाजा फसाद की जड़ को ख़त्म किया जाए। ये उम्मीदवारों का जो कागजात नामजदगी के तहत जो स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, यानी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया जाए और फिर रुकन करार देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन को बरकरार रखा जाए और फिर उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाए। लेकिन उस सारे चक्कर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वही आएगा जिसका जिक्र जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया, क्योंकि अब इन तमाम अरकान की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर एफिडेविट हलफनामा वो जमा कराया जा चुका है। अब इनके लिए इस सारी सूरत हाल से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ना सिर्फ ये बल्कि जस्टिस इरफान सादत साहब की तरफ से भी एक ऐसा सवाल उठाया गया है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे और उसके बाद टिकट के लिए जो जमा कराया गया था इंतखाबी निशान के, जनाब हमें जो है वो टिकट जारी की जाए, टिकट जारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की और इस चक्कर के अंदर हमें बल्लेबाज के इंतखाबी निशान दिया जाए। तो जस्टिस इरफान सादत साहब ने सवाल पूछा कि तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ नजरियाती में क्या फ़र्क है। ये कभी तहरीक इंसाफ हो जाते हैं, कभी तहरीक इंसाफ नजरियाती हो जाते हैं, इनमें फ़र्क तो बताया जाए। जिस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी इस्तफसार किया था कि क्या तहरीक इंसाफ नज़र-ए-सानी सियासी जमात है, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा था कि हाँ जनाब ये नज़र-ए-सानी सियासी जमात है जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने अपनी ही जमात में शमूलियत का फैसला क्यों नहीं किया, और अगर ये अपनी जमात के अंदर शामिल हो जाते तो फिर जनाब हमें किसी और तरफ जाने की
ضرورت ہی نہیں تھی، جس پر پھر وہی بحث کا آغاز ہو گیا کہ جناب انتخابات جو ہے نا اس میں الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد امیدوار کیسے ڈکلیئر کیا، اور یہ وہ موقع تھا جہاں پر 5 منٹ کے لیے جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جناب جسٹس عطر من اللہ، ان چاروں کے درمیان بہت ہی زیادہ تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، شدید ترین ایک دوسرے کے جو ہے اس ایک موقف کی نفی کی گئی، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بول رہے تھے تو پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کیا ہمیں آئین کو دوبارہ ری رائٹ کرنا چاہیے، تو اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ اگر یہ وکیل صاحب نہیں ہمیں سمجھا پا رہے کہ کس اصول کے تحت اراکین اسمبلی کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی ہیں پارلیمانی پارٹیز کو، تو یہ فارمولہ آپ سمجھا دیں۔ یعنی جج صاحب آپس ہی ڈائریکٹ ہو گئے، اور یہ بہت ہی زیادہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ تھا، جس کے بعد جو ہے وہ چائے کا وقفہ کر دیا گیا، اور چائے کے وقفے کے بعد جو سماعت ہے اس کا آغاز ہوا۔ آج کے دن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ماننا ہے کہ اس سماعت کو آج ہی کنکلوڈ کرنا ہے، اس سماعت کو اب آج سے آگے نہیں لے کر جایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو مختلف جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی جو ریپرزنٹیشن ہے، اس کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور عثمان عوان صاحب کے دلائل ہوں گے، اور آخر میں جناب فیصل صدیقی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے شاید جواب الجواب ہوں، اور اس کے بعد اس کیس کو کلوز کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی موڈ ہے کہ ہم اس معاملے کو آج ہی نپٹائیں گے، جبکہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس چکر کے اندر پورے کے پورے انتخابی عمل کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اسی حوالے سے ذکر بھی کیا کہ جناب ہمیں آغاز سے دیکھنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا لوگوں کو ان کی فری ول کے تحت رائٹ آف ووٹ دیا گیا، کیا پورے کا پورا انتخابی عمل شفاف تھا، اور اگر انتخابی عمل شفاف نہیں تھا تو کیا یہ آئین کے منافی نہیں تھا، کیا لوگوں کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ اس طرح کے تمام سوالات کو اٹھا کر میرا یہ خیال ہے کہ شاید پورے کے پورے انتخابی عمل کے اوپر سوالات اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ بڑی گرمی ہو رہی ہے پائن اندر ججاں دے وچ، اور یہ جو صورتحال ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج کا دن بہت ہی زیادہ ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔